हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हैं 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री और आपके सारे डाउट होते हैं क्रिस्टल एंड क्लियर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है संधारित्रों का संयोजन। कौन सा? संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो संधारित्रों का संयोजन होता है दो प्रकार से। एक तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी। क्या होता है श्रेणी क्रम? तो समझो, सबसे पहले तो ये समझ लेते कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो यदि हम देखें पहला पहला यदि हम देखें श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा देखें? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन वो कहलाता है जिसमें जो पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्टेड हो। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे प्लेट की दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्टेड हो, तो ऐसे संयोजन को हम कौन सा संयोजन कहते हैं? ऐसे संयोजन को हम कौन सा संयोजन कहते हैं? ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संबंधित हो और यही क्रम लगातार चलता रहे, इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो माना हमने कि तीन संधारित्र C1, C2 और C3 कैसे संयोजित हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब मुझे बताओ आप कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। देखो, धारा की विभव, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आप समझ ना। आप ये बताओगे कि श्रेणी क्रम संयोजन ये एक सीधे पाइप जैसा नहीं लग रहा? एक सीधे पाइप जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा? तो एक पाइप में क्या समान रहती? धारा। आप ऐसे समझ लो कि धारा या आवेश पानी है जो पाइप में बह रहा है। तो आप देखो कि श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा नहीं लगता जैसे एक सिंगल पाइप हो, और यदि एक सिंगल पाइप हो तो पाइप के हर एक बिंदु पर धारा कैसी होगी? पानी कैसा बहेगा? समान बहेगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में समान क्या रहेगा? तो धारा। धारा की जगह हम यहाँ क्या लेंगे? आवेश। क्या लेंगे? आवेश, क्योंकि हम स्थिर विद्युत की पढ़ाई कर रहे हैं। तो C1, C2 और C3 तीन क्या है? तीन हमारे पास संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हम यदि इनकी पहली प्लेट पर धनावेश दें, पहली प्लेट पर क्या दें? धनावेश, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा उसकी निकटवर्ती प्लेट पर क्या आ जाता है? ऋणावेश। ऐसे हमने C2 के लिए किया। पहली प्लेट पर हमने क्या दिया? धनात्मक आवेश, जिससे प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट पर आ गया ऋणात्मक आवेश। यदि हम C3 जो हमारा संधारित्र है उस पर भी पहली प्लेट पर हम धनात्मक आवेश दें, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब यदि C1 जो संधारित्र है, मान के चलो इसका विभव V1 है, C2 का विभव V2 है और C3 का विभव कितना है? C3 का विभव V3 है, तथा C1 पर आवेश कितना है? Q1, C2 पर आवेश कितना है? Q2 और C3 पर आवेश कितना है? Q3। हमने तीन संधारित्र लिए C1, C2, C3, ठीक है, जिनको हमने क्या किया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहले के लिए विभव V1, V2, V3, दूसरे और आवेश Q1, Q2 और Q3। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है। आवेश कैसा रहता है? आवेश नियत रहता है, समान रहता है। आवेश नियत रहता है, आवेश समान रहता है। हर एक संधारित्र पर जो आवेश है वो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर किसके आ जाएगा? Q के। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। तथा जो कुल विभव है V नेट, ये क्या होता है? श्रेणी क्रम में विभव क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो जो V नेट आएगा ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V।
यदि धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है, यदि हम यहां से V का मान निकालें तो V बराबर आ जाएगा Q अपॉन C। V बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन C। यदि हम V1 बराबर निकालें तो V1 बराबर आ जाएगा Q1 अपॉन C1। यदि हम V2 बराबर निकालें तो V2 बराबर आ जाएगा Q2 अपॉन C2। और यदि हम V3 निकालें तो V3 आ जाएगा Q3 अपॉन C3। अब क्या करें? अब V1, V2 व V3 के मान हम किस में रख दें? हम रख दें समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर V1, V2 और V3 के मान समीकरण 2 में रख दो भैया, तो Vnet बराबर आ जाएगा। अच्छा, Vnet की जगह हम लिख देते हैं Q अपॉन में C नेट। क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में C नेट। अच्छा, पहले तो Vnet लिख दो। चलो, तो Vnet बराबर V1 की जगह क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन C1 प्लस V2 की जगह क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन C2 और V3 की जगह क्या आ जाएगा? Q3 अपॉन C3। अब देख लो, अब हम क्या कर सकते हैं कि Vnet की जगह क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C नेट। Vnet की जगह क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C नेट। और यदि आप समीकरण नंबर 1 से देखो तो Q1, Q2, Q3 ये सब किसके बराबर है? Q के। क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश कैसा रहता है? नियत रहता है। तो Q1 भी बराबर आ जाएगा Q के अपॉन C1, Q2 भी बराबर आ जाएगा Q के अपॉन C2 और Q3 भी बराबर आ जाएगा Q के अपॉन C3। यदि आप इन तीनों में से Q कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1 अपॉन C1, यहां बचेगा 1 अपॉन C2 और यहां बचेगा 1 अपॉन C3 और Q से Q हो जाएगा कैंसिल। तो 1 अपॉन C नेट बराबर आ जाएगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और यही हमारे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता होगी। अब श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारी तुल्य धारिता होती है वह क्या होती है? 1 अपॉन C नेट बराबर 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन C3। ये हमारी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता होती है। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए इसकी धारिता भी है कितनी? 3 फेराड, इसकी धारिता भी है 3 फेराड और इसकी धारिता भी है 3 फेराड। अब हमसे पूछ लिया जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन में इसकी तुल्य धारिता निकालो, तो हम निकालेंगे 1 अपॉन C नेट बराबर 1 अपॉन 3 प्लस में 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन C नेट आ जाएगा 3 LCM क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितने आ गए? 1 अपॉन C नेट बराबर 1 अपॉन C नेट बराबर 1 अपॉन C नेट बराबर 3 अपॉन 3 और ये आ गया 1। कितने आ गए? 1 फेराड। यदि तीनों की धारिता कितनी है? 3 3 3 तो मुझे तुल्य धारिता कितनी आई? तो मुझे तुल्य धारिता आई 1 फेराड। इसका ये मतलब है कि हम यदि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ें तो उनकी जो तुल्य धारिता है वह सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम आती है। समझ में आया कि हम यदि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ें तो उनकी धारिता कम आती है। कितनी आती है? 1 अपॉन C नेट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम एक बार समांतर क्रम संयोजन और कर लें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ये समझ में आया? श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन किसका पढ़ रहे हैं भैया? हम ये पढ़ रहे हैं हम संधारित्रों का। किसका पढ़ रहे हैं? संधारित्रों का। अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन क्या सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर कर दो यदि समझ में आया। यदि नहीं आया तो कमेंट करके बता दो कि सर हमें यहाँ पर समस्या हुई है, हमें समझ में नहीं आया है। अब हम देखते हैं संधारित्रों का कौन सा संयोजन? अब हम देख रहे हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्या देख रहे हैं हम? समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन देख रहे हैं। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में
प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो एक बिंदु से, तथा प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वह दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक संधारित्र की पहली जो प्लेट है, प्रत्येक संधारित्र, देखो प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो एक बिंदु से, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। ये संयोजन क्या कहलाता है, समांतर। श्रेणी क्रम क्या था, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, और समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई होती है। तो हमने यहां क्या किया है, C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र लिए हैं। यदि हम इस पर प्लस आवेश देंगे तो प्रेरण की क्रिया द्वारा इसकी जो निकटवर्ती प्लेट है उस पर माइनस आ जाएगा। ऐसे यदि हम इस पर प्लस आवेश देंगे तो प्रेरण की क्रिया से निकटवर्ती प्लेट पर माइनस आवेश, इस पर प्लस देंगे तो प्रेरण की क्रिया से इसकी निकटवर्ती प्लेट पर माइनस आवेश आ जाएगा। यदि C1 पर उपस्थित कुल आवेश Q1 है, C2 पर उपस्थित कुल आवेश Q2 है और C3 पर उपस्थित कुल आवेश Q3 है, तथा C1 का विभव V1 है, C2 का विभव V2 है और C3 का विभव कितना है, V3 है। 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। पहले पर आवेश की मात्रा Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3। पहले पर विभव V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3 है। अब यदि यहां आप देख रहे होंगे तो एक नोड से 3 पाइप निकल गए, एक पाइप आ रहा था, 3 पाइप अलग अलग हो गए, मतलब इनके लिए धारा कैसी होती है, असमान। श्रेणी क्रम में देखा हमने एक सिंगल पाइप था, तो सिंगल पाइप में हर बिंदु पर पानी कैसा जाएगा, समान, तो धारा कैसी होगी, समान। अब धारा पानी की जैसे तो वायर में बह रही है ना। अब यदि हम देखें इसमें कि यहां पर एक सीधा पाइप आया और ये 3 अलग अलग पाइप में डिवाइड हो गया, तो सब पर धारा कैसी होगी, अलग अलग, और धारा अलग अलग होगी तो सब पर विभव कैसा होगा, समान। सब पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो हमने क्या किया है, C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र लिए हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। ये आपकी कंसीडरेशन होगी। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है। क्या समान रहता है, विभव कैसा रहता है, समान। विभव समान रहता है या नियत रहता है, कुछ भी लिख सकते हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर किसके आ जाएंगे, V के, समीकरण नंबर 1। तथा जो आपका नेट आवेश है Q नेट, ये किसके बराबर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं, अभी देखा हमने कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ वेरिएबल किसके हैं, Q के, तो हम यहाँ Q नेट निकालेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू V। Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू V। अब यदि हम Q1 निकालें तो Q1 आ जाएगा C1 V1। यदि हम Q2 निकालें तो Q2 आ जाएगा C2 V2, और यदि हम निकालें Q3 तो Q3 आ जाएगा C3 इंटू V3। अब हम क्या करेंगे, अब हम Q1, Q2 और Q3 के मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। Q1, Q2 व Q3 के मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो ये मान। तो आपका समीकरण नंबर 2 क्या है, Q नेट बराबर आ जाएगा, Q1 की जगह क्या आएगा, C1 V1, Q2 की जगह आएगा C2 V2 और Q3 की जगह आएगा C3 इंटू V3। Q नेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C नेट इंटू V। क्या लिख सकते हैं, C नेट इंटू V, और बराबर। अब आप देखो समीकरण नंबर 1 से V1 V2 V3 किसके बराबर है, V की, तो C1 V1 की जगह V लिख सकते हैं, C2 V2 की जगह V लिख सकते हैं, C3 V3 की जगह V लिख सकते हैं। अब जो आपका C नेट और V आएगा, ये तीनों में से V आ गया कॉमन,
तो C1 प्लस C2 प्लस C3, B से B हो गया कैंसिल, तो आपका जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ गई भैया, वो आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गई आपकी समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता। मतलब समांतर क्रम संयोजन में जो धारिता होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी समांतर क्रम संयोजन में पहले की धारिता 3 फैराड, दूसरे की भी 3 फैराड और तीसरे की भी 3 फैराड, तो आपके लिए जो तुल्य धारिता C नेट आएगी ये कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब कुल धारिता आ गई आपकी 9 फैराड। कितनी आ गई, 9 फैराड। समझ में आया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, समझ में आया। हमें श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी आई थी, 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड और उसके आगे है ना। और समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है C नेट वो कितनी आई, C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल से डेरिवेशन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज की क्लास में हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ न्यूमेरिकल करके और आगे चैप्टर बढ़ाएंगे। आपका चैप्टर 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनको खत्म करके ये चैप्टर आपको जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।